गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर धीरज वाकोरिया, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज रतनगढ़। अब बात कर रहे हैं राजस्थान में जनजाति आंदोलन। इससे पहले के वीडियो में राजस्थान के संदर्भ में हुए दो प्रमुख जनजाति आंदोलनों की चर्चा अपन कर चुके हैं। एक में बात की थी अपन भोमट के भील आंदोलन की, और दूसरी बात की थी अपन मातरकुंडिया से प्रारंभ हुए एक ही आंदोलन की। ये जो आंदोलन है, दोनों ही आंदोलन ये भीलों में जनजागृति लाने, उनमें समाज सुधार, नैतिक सुधार और शिक्षा के प्रति जागरूकता प्रकट करने या लाने के लिए किए गए थे। और इनकी जो वाजिब मांगे थी, जो हक था, उसके लिए जब ये लोग इकट्ठा हुए सरकार के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा भी, और चूंकि ये आंदोलन मेवाड़ में हुए, मेवाड़ रियासत के द्वारा भी इनके ऊपर कहर ढाए गए। आंदोलन को कुचलने की भरसक कोशिशें की गई और काफी बड़ी मात्रा में भील शहीद हुए। जो सबसे पहला आंदोलन था भोमट का भील आंदोलन, चूंकि वो बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले में हुआ था, गोविंद गिरी इसके प्रवर्तक थे, तो वहां पर 1500 भील शहीद हुए। और जो एक ही आंदोलन था जिसमें मोतीलाल तेजावत ने नेतृत्व किया था, उसमें भी गोलीबारी में 1200 भील शहीद हुए। यानी कि यहां पर भी सरकार का, हुकूमत का, किसानों को, आदिवासियों को और जो हक के लिए आवाज उठाने वाले लोग थे, उनको दबाने का प्रयास निरंतर जारी रहा और गोलीबारी के माध्यम से उसको समाप्त करने का प्रयास किया गया। आज इस कड़ी में अपन आगे बढ़ते हैं। आज और एक जनजाति के संबंध में अपन बात करेंगे। ये बात करेंगे अपन मीणा आंदोलन। वास्तव में मीणा जो जनजाति है, प्रमुख रूप से जयपुर के आसपास के इलाके में बसी हुई है, जैसे जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, ये जो जिले हैं, मुख्यतया इन जिलों के आसपास मीणा जनजाति निवास करती है, रहती। हम बात करेंगे आजादी से पहले की। आजादी से पहले मीणाओं को दबाने के लिए उनकी, चूंकि आदिवासियों में मीणा काफी आगे थे, काफी आगे बढ़े हुए थे, विकसित थे, भीलों से या अन्य जो जनजातियां थी, चाहे वो कोई भी हो, उनसे काफी आगे थे। इसलिए इनमें जागृति का प्रसार ज्यादा तेजी से हो रहा था और इसको दबाने की कोशिशें सरकारों के द्वारा की गई। और मीणा जो जनजाति थी, मुख्य रूप से उस समय 1930 ईस्वी में जयपुर में एक कानून लागू हुआ था। जयपुर रियासत के द्वारा वो कानून लागू किया गया था और उस कानून का नाम था जरायम पेशा कानून। ध्यान दीजिएगा, इस कानून का नाम था जरायम पेशा कानून, जो 1930 ईस्वी में लागू किया गया था। और इस कानून में ये कहा गया था, ये लिखा गया था कि मीणा जाति के युवाओं को, विशेष रूप से युवाओं पर पकड़ मजबूत करने, उनको नियंत्रित करने, उनकी गतिविधियों को रोकने के लिए ये कानून लाया गया था। मीणा जाति के युवकों को प्रतिदिन थाने में हाजिरी देनी होगी, प्रतिदिन हाजिरी देनी अनिवार्य कर दी गई। किनको? मीणा जाति के युवाओं को जयपुर रियासत में। और 1930 में ये कानून पारित किया गया था, जिसका नाम था जरायम पेशा कानून। इसका मतलब यह था कि मीणा जाति के युवा प्रतिदिन, चाहे वो कोई भी काम क्यों ना कर रहे हो, पहले उनको अपनी उपस्थिति थाने में देनी ही होगी। और चूंकि सरकार का नियंत्रण रखने का नजरिया था, तरीका था या उनका इरादा था, इसलिए वो अधिकतर समय युवकों को थाने में बिठाए रखते थे। यानी कि वो हाजिरी लगाने के बाद भी अपने काम पर नहीं जा पा रहे थे, इसलिए मीणाओं में बहुत ज्यादा रोष उत्पन्न हुआ। इसके लिए 1933 ईस्वी में मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन किया गया। 1933 ईस्वी में मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन सिर्फ इस बात के लिए किया गया कि इस कानून को, जो जरायम पेशा कानून था, इस कानून को रद्द करवाया जाए ताकि युवाओं पर सरकार का नियंत्रण समाप्त हो सके। 1944 ईस्वी में नीम का थाना सीकर जिले में नीम का थाना स्थान पर 1944 में एक अधिवेशन हुआ, जिसका नाम था मीणा बृहद अधिवेशन।
एक अधिवेशन बुलाया गया सिक्कर के नीम का ताना में 1944 में वृहद मीणा अधिवेशन। और इस अधिवेशन का आयोजन किया था मुनि मगन सागर ने। इस अधिवेशन का आयोजन मुनि मगन सागर एक जैन मुनि थे, उनके द्वारा इसका आयोजन किया गया था और इसकी अध्यक्षता की थी बंशीधर शर्मा ने। सिक्कर के रहने वाले बंशीधर शर्मा ने वृहद मीणा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और इसका आयोजन किया गया था मुनि मगन सागर के द्वारा। इस सम्मेलन में मीणा सुधार कमेटी का गठन किया गया। इस 1944 में बुलाए गए इस सम्मेलन में मीणा सुधार कमेटी का गठन किया गया ताकि मीणाओं में जो कुछ कुरीतियां हैं, सामाजिक सुधार, नैतिक सुधार आदि पर बल दिया जाकर उनमें सुधार किया जा सके ताकि ऐसे कानूनों का मुकाबला कर सके। 28 अक्टूबर 1946 को तिथि है, 28 अक्टूबर 1946 को चौकीदार मीणाओं ने, मैं आपको बता दूं, मीणाओं में दो प्रकार के मीणा होते हैं, एक चौकीदार मीणा, एक जमादार मीणा। हम बात कर रहे हैं चौकीदार मीणाओं की। 28 अक्टूबर 1946 को चौकीदार मीणाओं ने चौकीदारी से इस्तीफा दे दिया, यानी कि अब वो चौकीदारी नहीं करेंगे। पहले जयपुर रियासत में चौकीदारी का समस्त कार्य जो था वो मीणाओं के द्वारा ही किया जाता था, यानी कि एक प्रकार से सुरक्षा का जो जिम्मा था प्रत्यक्ष रूप से मीणाओं के ऊपर था। चौकीदार मीणा कहलाते, रात को वो अपनी चौकीदारी का कार्य करते थे और राज्य की सुरक्षा किया करते थे। इसलिए 28 अक्टूबर 1946 को चौकीदार मीणाओं ने चौकीदारी से इस्तीफा दे दिया और एक दिवस मनाया जिसको कहा गया मुक्ति दिवस। ये मुक्ति दिवस मनाया गया 28 अक्टूबर 1946 को। उस मुक्ति दिवस का उद्देश्य ये था कि हम जयपुर रियासत में जब तक ये कानून रद्द नहीं होता तब तक हम चौकीदारी का कार्य नहीं करेंगे, यानी कि एक प्रकार से चौकीदारों ने चौकीदारी ठप कर दी थी। रात्रि की जो शांति व्यवस्था थी, कानून व्यवस्था थी, उसको ठप कर दिया था और इस कारण से जयपुर रियासत में उस समय चोरी की वारदातें बहुत ज्यादा होने लगी। लेकिन उसके बावजूद भी जब तक भारत आजाद नहीं हुआ तब तक जयपुर रियासत के द्वारा इस कानून को रद्द नहीं किया गया। आजादी के बाद भी यह कानून 1952 में जाकर रद्द हुआ। ये जो जराइम पेशा कानून था जो जयपुर रियासत ने बनाया था, आखिरकार 1952 में आजादी के पश्चात जाकर ये रद्द हुआ था और इसके बाद ही जाकर आखिरकार मीणा जाति के युवाओं को इस कानून से मुक्ति मिली थी। तो मीणाओं के द्वारा जयपुर रियासत में ये आंदोलन किया गया, जिस आंदोलन का उद्देश्य था जराइम पेशा कानून के विरोध में उठना और जराइम पेशा कानून के तहत मीणा जाति के युवाओं को प्रतिदिन थाने में हाजिरी देनी होती थी। इसके लिए 1933 में क्षेत्रीय महासभा, मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन किया गया। 1944 में नीम का थाना सिक्कर में एक अधिवेशन बुलाया गया जिसका नाम था वृहद मीणा अधिवेशन। इसका आयोजन किया था मुनि मगन सागर ने और इसकी अध्यक्षता की थी बंशीधर शर्मा ने। इस सम्मेलन में मीणा सुधार कमेटी का गठन किया गया और 28 अक्टूबर 1946 को चौकीदार मीणों ने चौकीदारी से इस्तीफा देकर मुक्ति दिवस मनाया और आखिरकार 1952 में यह कानून रद्द हुआ। यह है मीणाओं का आंदोलन। अब बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु की। एक बहुत बड़ा कांड राजस्थान के डूंगरपुर जिले में हुआ था आजादी से जस्ट पहले, जिसको कहा गया रास्तापाल कांड। नाम ध्यान रखिएगा, रास्तापाल कांड। और यह घटना है 19 जून 1947 की। 19 जून 1947 की, आजादी से कुछ समय पहले। और यह घटना हुई थी राजस्थान के डूंगरपुर में। राजस्थान में उस समय हम बात कर रहे हैं 1947 की, जून 1947 की। उस समय महारावल लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर के शासक हुआ करते थे। क्योंकि डूंगरपुर मेवाड़ से अलग एक देसी रियासत थी, उस देसी रियासत के मुखिया हुआ करते थे महारावल लक्ष्मण सिंह। ये शिक्षा के विरोधी थे, यानी कि ये नहीं चाहते थे कि इनके राज्य में शिक्षा का प्रसार हो, लोग शिक्षित हों। और इसीलिए महारावल लक्ष्मण सिंह ने डूंगरपुर राज्य में शिक्षा को असंवैधानिक घोषित कर रखा था, यानी कि शिक्षा देना और शिक्षा प्राप्त करना दोनों ही असंवैधानिक है। अगर कोई शिक्षा संस्थान खुला मिलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई शिक्षक पढ़ाता हुआ मिलता है तो उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता था। और अगर कोई बच्चे बड़े जो भी अगर शिक्षा प्राप्त
करते हुए भी मिलते हैं, तब भी उनको कोड़ों से दंडित किया जाता था। यानी कि एक प्रकार से शिक्षा वर्जित थी डूंगरपुर में 1947 के समय, आजादी से कुछ समय पहले एक प्रकार से शिक्षा वर्जित थी, असंवैधानिक थी। और अगर कोई इसको पाया जाता है इसको करते हुए, तब उसको गैर कानूनी मानते हुए दंडित किया जाता था। और इसके बावजूद कि ये डूंगरपुर में शिक्षा असंवैधानिक है, डूंगरपुर में एक शिक्षक थे, शिक्षक नानूभाई खान। डूंगरपुर में शिक्षक नानूभाई खान, इनके द्वारा एक पाठशाला चलाई जा रही थी। नानूभाई खान शिक्षा अवैधानिक होने के बावजूद भी शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए, आदिवासियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए एक पाठशाला का संचालन कर रहे थे। जो शिक्षक नानूभाई खान थे, ये पाठशाला के संचालक थे। और सरकार के अथक प्रयासों के बाद भी पाठशाला बंद नहीं। सरकार ने बहुत कोशिश की इस पाठशाला को बंद करवाने की, लेकिन उसके बावजूद भी ये पाठशाला चलती रही। अगर दिन में इनको बंद करवाया जाता तो पाठशाला रात में चलती, रात में बंद करवाया जाता तो दिन में चलती। यानी कि नानूभाई खान का एक उद्देश्य था कि पाठशाला लगातार अनवरत रूप से चलती रहे, चाहे दिन में चले चाहे रात में चले, और आदिवासियों को शिक्षित करना है। मुख्य रूप से आदिवासी बालिकाओं को शिक्षित करना नानूराव खान का ये उद्देश्य था। और इसके कारण से आखिरकार शिक्षक नानूभाई खान को गोली मार दी गई। यानी कि नानूभाई खान को शिक्षा का प्रचार प्रसार या पाठशाला चलाने के जुर्म में उसी समय स्कूल में सैनिकों के द्वारा गोली मार दी गई। नानाभाई खांट या नानूभाई खांट वहीं ढेर हो गए। उसके बावजूद भी पाठशाला चल रही थी, नानूभाई खान को गोली मार दी गई थी, फिर भी शिक्षकों ने अपना कार्य लगातार जारी रखा। एक शिक्षक थे सेंगाभाई, इन्होंने उसके बावजूद पढ़ाना जारी रखा। सेंगाभाई ने नानूभाई खान को गोली मारने के बावजूद भी अपना शिक्षण कार्य रोका नहीं और उन्होंने पढ़ाना जारी रखा। तब डूंगरपुर के सैनिकों ने गाड़ी के पीछे इनको रस्सी से बांधकर घसीटा। उसी समय एक 13 वर्षीय बालिका थी जिसका नाम था कालीबाई भील के रूप में जानी जाती है। इस 13 वर्षीय बालिका ने अपने शिक्षक को बचाने के लिए हाथ में दांतली लेकर गाड़ी के पीछे दौड़ लगा दी और रस्सी काटकर शिक्षक की जान बचाई। रस्सी काट दी गई और जो गाड़ी से बंधे हुए थे शिक्षक वो उससे मुक्त हो गए, लेकिन कालीबाई को आखिरकार अपनी जान गंवानी पड़ी। सैनिकों ने कालीबाई को गोली मार दी और कालीबाई वहीं पर ही अपने शिक्षक को बचाने के लिए ढेर हो गई। और इस कालीबाई और नानाभाई खान, ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में नानाभाई खान और कालीबाई की मूर्ति डूंगरपुर में गेपसागर झील की पाल पर स्थित है। डूंगरपुर में एक झील है गेपसागर झील। इस गेपसागर झील की पाल के ऊपर दोनों की प्रतिमाएं लगी हुई है, नानाभाई खान की और कालीबाई भील की। और कालीबाई ने और नानाभाई खान ने दोनों ने शिक्षा के प्रचार प्रसार और आदिवासियों को जागृत करने के लिए अपनी जान गंवाई। और ये घटना 19 जून 1947 की डूंगरपुर की आजादी से ठीक पहले। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि आजादी के समय तक आदिवासियों पर अत्याचार लगातार जारी रहे, ब्रिटिश सरकार के द्वारा भी और हमारे देशी जो रियासतें थी जिनके शासक हमारे अपने थे उनके द्वारा भी उनकी आवाज को दबाने की कोशिशें की गई। तो ये है कुछ जनजाति आंदोलन। अपन ने इस संदर्भ में 3 जनजाति आंदोलनों की बात की, एक बोमन का भील आंदोलन, एक ही आंदोलन और एक मीणा आंदोलन। और इसके अलावा एक कांड की बात की अपन ने, रास्तापाल कांड 19 जून 1947 डूंगरपुर में। और ये कुछ घटनाक्रम जनजातियों के सीधे साधे लोगों के प्रति हुआ था। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि राजस्थान के सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए नए नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहे। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।